Hello and welcome. You're watching Rajya Sabha Television. You're watching our special broadcast on Budget 2017-18. Now, Finance Minister Arun Jaitley in this Budget 2017 gave a big boost to rural economy, which has borne the brunt of demonetization. And in the next 60 minutes, Aishwarya Kapoor and my colleague Kavindra, along with our panel of experts, will discuss about this year's budget and especially what has it envisaged for the agriculture, rural sector as well as welfare spending. जी हाँ, बिल्कुल। और ये वो इलाके हैं जहां पर सरकार दावा कर रही है कि उसने इस बार ज्यादा तवज्जो दी है अपने बजट में। उनका खास ख्याल रखा गया है। अगर मनी एलोकेशन यानी कि उनको फंड की बात करें, उसे भी बढ़ाने की बात है और उसे काफी ज्यादा स्पीड देने की बात है, यानी कि रफ्तार देने की बात है। हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो कह रही है वो क्या सिर्फ आंखों की बाजीगरी है या फिर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। पिछली बार की तुलना से अगर इस बार देखें तो क्या नई स्कीम इन सेक्टर्स के लिए शुरू की गई है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बजट में छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, 5 लाख तक की आय पर 10 की जगह 5% टैक्स। राजनीतिक दलों को 2000 से ज्यादा नगद चंदे पर रोक। बजट में किसानों को राहत, कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन, 10% बढ़ेगा फसल बीमा का दायरा। मनरेगा में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, 48,000 करोड़ की राशि मंजूर, 1 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान। रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ का आवंटन, सेफ्टी फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, सुरक्षा और सफाई पर खास जोर। बजट पर प्रधानमंत्री ने कहा सबके सपने होंगे साकार। वित्त मंत्री का दावा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राहुल गांधी का युवाओं और किसानों की अनदेखी का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताया है और इस बार से रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा भी खत्म हो गई। आम बजट में रेलवे के लिए प्रावधान किए गए हैं। जेटली ने बताया कि बजट में ग्रामीण इलाके, बुनियादी ढांचे की मजबूती और गरीबी उन्मूलन के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है। उनके मुताबिक नोटबंदी को आर्थिक सुधार की दिशा में एक साहसी कदम बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबकी निगाहें आयकर की दरों पर टिकी थी। अब एक राहत जो दी उन्होंने, 3 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही 5 लाख तक की आय वालों को जो टैक्स स्लैब था उसमें 5% अब टैक्स देना होगा, जो पहले 10% हुआ करता था। साथ ही राजनीतिक पार्टियां अब कैश के रूप में जो चंदा अब तक 20,000 रुपए तक का ले सकती थी, वो सीमा घटाकर अब मात्र 2,000 रुपए कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य 5 साल में किसानों की आय दोगुना करने का भी है और इस दिशा में किसानों के कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट वक्त जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे इन अलग अलग सेक्टर्स के, उनका परिचय करा दूं। यतीश राजावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। यतीश, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है कृष्ण कुमार जो कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैं। कृष्ण जी, स्वागत है। साथ ही तदामुल हक साहब जो कि नीति आयोग से फिलहाल जुड़े हुए हैं। इससे पहले प्राइसिंग में देखते थे कि असल में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसके दाम कैसे और कब और क्यों ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके साथ ही प्रवीण झा साहब हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। शुरुआत प्रवीण जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर पर आऊं और आपने लगातार आप उसके बारे में लिखते भी रहे हैं, तमाम रिसर्च पेपर आप उसको लेकर करते रहे। सरकार का पहला फोकस अगर वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर रहा है। जिस तरीके से आवंटन किया गया है और जिस तरीके से पिछले साल का आवंटन था, कितना बात में दम लग रहा है, कितनी वजनदार है? देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो कुछ चीजें निश्चित तौर पे फोकस में है। खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत अगर हम देखें जितना पिछली बार वास्तव में खर्च हुआ, मैं आवंटन की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात कर रहा हूं अभी जी, तो उस लिहाज से जो है तकरीबन 8,000 करोड़ जो है तो उस इजाफा है। तो निश्चित तौर पे
वो एक ऐसा पक्ष है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इजाफे में निश्चित तौर पे ठीक ठाक या सिग्निफिकेंट जो बढ़ोतरी है वो है। लेकिन उसके अलावा और कई सेक्टर्स को अगर आप देखते हैं, अगर उसमें आप जाना शुरू करते हैं, मसलन अगर हम जो ग्राम सड़क योजना है वो देखें तो वो वही का वही है। 19,000 करोड़ जो था वो खर्च हुआ, बजट एस्टिमेट भी वही था पिछले साल का और इस बार भी एग्जैक्टली वही फिगर है। इस तरीके से सिंचाई में निश्चित तौर पे थोड़ा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें थोड़ी प्रगति जरूर है। उसके अलावा अगर कहेंगे कोई बहुत डिस्टिंक्ट इंक्रीज कहीं पे अगर कहा जा रहा है तो वो शायद उपयुक्त नहीं होगा। और इसी संदर्भ में मैं कविंद्र जो मनरेगा की बात आपने की और कहा कि बिल्कुल ऐतिहासिक इत्यादि जो चर्चा में आप लाए हैं, अगर पिछले वर्ष का अगर आप खर्च देखें और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा था क्योंकि जो बैक वेजेस थे उसका पेमेंट नहीं हो पाया था, तो उसके बाद जो है वास्तव में आवंटन था 38,500 करोड़ इनिशियली, खर्च वास्तव में हुआ 47,499 करोड़ और अब जो है हम 48,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। राइट। तो ये जो है कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। इसमें एक बात और देखना पड़ेगा कि कहीं पिछले वर्ष का कोई बैक वेज जो या वेज एरियर्स जो है वो तो नहीं बचा हुआ है। अगर वो बचा होगा तो रियल टर्म्स में जो है एक्चुअली वो नीचे जा रहा है। राइट। वैसे भी अगर आप इन्फ्लेशन को इसमें शामिल करके देखें तो बहुत स्पष्ट है कि जितना इजाफा हुआ है ये रियल टर्म्स में तो जो है जो पिछले वर्ष का खर्च है उसके बराबर भी नहीं है। तो ये कहना कि बहुत जबरदस्त इजाफा हो गया वहां पे, वो एक अतिशयोक्ति होगी। इसी तरीके से मैं सेक्टर बाय सेक्टर जा सकता हूं, आपको और भी बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं। Let's go back to Professor Krishna Kumar. Sir, will you agree with that? What sir is saying, because as far as it's being said it is the biggest allocation of 48,000 crore rupees, but actual increase is only of 5 crore rupees. So, but they're saying there is additional emphasis on geotagging and there is the drought proofing that the government is talking about. But do you think it is very significant? Given that the most important victims of demonetization program has been the rural labor, and the government was pushed to such a situation that it will become impossible virtually for them not to go for any sorts of reduction in this program, because the people who had become victims of the same were the people who were the migrant labor in the urban areas who were going back to the rural areas. So at least it's a saving grace that the amount per se has not been reduced. And the original story which was being floated that the process of demonetization, once it's going to work, the government is basically going to stand to gain in the form of a 3 lakh crore bonanza. Yes. In case the central bank doesn't have the currencies being returned. At least now the government or its survey is not saying or making any tall claims like that. And number two is also that much of this so-called revenue buoyancy which is being told by the government, that see on tax collections there has been improvement. We have to basically see it also in the context of the fact that halfway through the process of demonetization, the government had announced different voluntary disclosure of income schemes, which would have contributed towards this sorts of increases in taxes. And therefore, on the one hand, we have a mechanism which is being said that this is the given tax rate and it is to be paid. And on the other hand, we are actually opening up number of schemes by means of which you can actually disclose your income at a later date and actually get it rectified. And now, and the government also counts heavily on the fact that whatever has got collected in this year, they are going to build upon that in the next year. It is to be seen as to whether it is going to happen. And we don't really have the figure also. And in case these things are not going to happen, possibly one of the most important sectors which would actually face the cutgirl of this expenditure would be the rural expenditure, like how Professor Praveen has just now told. जी, यदि जिस तरीके से एग्रीकल्चर और जो सबसे ज्यादा मैं कहूं कि मार पड़ी नोट बदली की, वो उसी सेक्टर पर है। सरकार ने जो सोचा है, जिस तरीके से
फंड को बढ़ाने की बात सरकार ने की है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इरिगेशन से लेकर और जो फसल बीमा का दायरा था उसको बढ़ाने की बात कर रही है। असल में कितना प्रैक्टिकल दिख रहा है जब हम 4.1 या फिर बैक ईयर से उसको कंपेयर करते हैं, यानी कि जो रफ्तार होगी वो क्या नजर आने वाली है? देखिए, लास्ट ईयर जो एग्रीकल्चर क्रेडिट इन्होंने टारगेट किया था वो था 9 लाख करोड़। सॉरी, इस साल इन्होंने उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ किया है। आप जानते हैं कि ज्यादातर ये जो क्रेडिट है ये पब्लिक सेक्टर बैंक नाबार्ड के थ्रू देती है। इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि ये क्रेडिट ज्यादातर फार्मर्स के पास नहीं पहुंच पाता और ये एग्री बिजनेस कंपनीज के पास भी डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको 1 लाख करोड़ से इन्होंने बढ़ाया, जो ऑलमोस्ट 11% 12% की वृद्धि है, वो अच्छी है। अब उसकी है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फार्मर्स के पास होती है कि नहीं। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया कि ग्रोथ का, देखिए लकीली इस साल बारिश सर्दियों में भी ठीक हुई है, तो तब की डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, वो है फसल पे, पर क्रॉप पे और यील्ड पे शायद प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी। तो ग्रोथ विल, मतलब बजट की वजह से नहीं बढ़ेगी, बट दूसरे फैक्टर आप करें वो ज्यादा इसी वजह से बेहतर ग्रोथ होगी। अभी जो आवक हुई है पल्सेस वगैरह की, और उसमें मतलब भारी ग्रोथ दिखी है। तो अब आप जानते हैं उसमें ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि फार्मर की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि फार्मर की इनकम बढ़ती है जब प्राइसेस स्टेबलाइज रहता है। यहाँ पे जब आवक बढ़ती है तो प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं और मुश्किलें खड़ी होती हैं किसानों के लिए। बिल्कुल, तो एक बड़ा मतलब अजीब सा मार्केट है जो एक्चुअल मार्केट है एक तरह से। Yeah, Mr. Haq, do you agree? Do you think that when government speaks of farm income doubling in the next 5 years, do you think even if we have a very good monsoon this year, that is something which is feasible with this, reforms that government is talking about in agriculture, the funds for insurance as well as irrigation? Do you think that's a feasible thing with this budget? So the finance minister, as you have seen, he has said that we are committed to double the income of farmers by 2022. So keeping that in mind, if you say that this budget should have laid some foundation or basis for that, I think I personally feel that is missing. Why I am saying this? Because currently this year we are saying that the agricultural growth rate will be about 4.1%. And in order to double the farmers' income, real income, by 2020, you need 14 to 15% growth of agricultural income on average. So, and that is impossible with this kind of investment support. It is true, we need to appreciate that the allocation for this year for agriculture, rural development overall, there is a hike of about 24% or so. This is quite substantial. And also the credit supply is going to improve if it happens that way, because 10 lakh crores of rupees, if it is in the form of direct credit to farmers, not if it does not go to the companies and others, then I think it is worth appreciating. But then again I will say the farmers this time expected, after 2 years of consecutive drought in the past 2 years, I think that there will be substantial reduction also in the rate of interest, zero interest rate for crop loan, as the UP election manifesto of BJP says this, and also the investment credit rate of interest should have substantially reduced. That will reduce the cost of production in a way. And secondly, some kind of marketing support, the price support for the farmers, because unless you have some provision for that, after all, if you want to double the income of farmers, the yield should improve, cost of production should reduce, and farmers should get a better price for their whatever they are producing. So, the kind of market infrastructure, what the government says, 75 lakh rupees per market will be spent for integrating and development of infrastructure of about 585 markets, wholesale markets. That is a good thing that they should do, but then that alone will not suffice. लेकिन बड़ी बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा कृष्णा की एमएसपी को लेकर जो एक उम्मीद मैं कहूं कि फार्मर्स की ओर से दिख रही थी, क्योंकि बीजेपी का वादा भी था चुनाव घोषणा पत्र में कि जो भी कॉस्ट आएगी और प्लस 50% ऑफ उसको जोड़कर प्रॉफिट जो होगा वो बनाकर एमएसपी तैयार किया जाएगा। उसकी कमी और उसके बिना एग्रीकल्चर या फिर किसानों की आय को दोगुना करना नामुमकिन सा दिखता है।
it doesn't work only. If you do not have a support price system, then how would you leave the farmers to the caprices of the market? Because if you're allowing productivity to, if productivity improves and as a result of that the output is going to increase, and then there is not sufficiently remunerative price accruing to the farmers, then logically speaking there would be no incentive left in the system. Even if all the other steps are there, doesn't make much sense in saying that such sort of support price system should be abandoned also. It should be there, because whatever the government was trying to outline in the survey was always targeting issues like, say, we have to reduce on subsidies, we have to reduce on such specific programs, and we should go for universal basic income sort of a suggestion was put in the survey. But in the budget, thankfully, such a trajectory has not been treaded by the government. It has not taken a plan saying that let us give up all these sort of, because these sort of transfers which are happening to the farming community has got its own positive outcome, because technically it is towards generation of an output that the subsidy is being provided. It is linked to a particular thing. It is not something which is given for nothing. बिल्कुल। एक आखिरी रिएक्शन में, उससे पहले अगले सेक्टर की बात करें। प्रवीण झा साहब, जिस एमएसपी को लेकर सरकार का बजट भी मौन है और सरकार भी मौन, हालांकि इसने वादा जरूर किया था, आपको लगता है कि जो किसानों को लेकर सरकार का लक्ष्य है, जो इस बजट में, जिस बजट में 10,000 करोड़ के उनकी बात हो रही है कि उनका एक फंड बनाया गया, उसको ले जाएंगे, जो क्रेडिट उसको लेकर है, बीमा को बढ़ाने की बात हो रही, 40% तक ले जाने की बात हो, लेकिन जब तक सही दाम नहीं मिलेगा, जैसे कि अतीश ने कहा, प्रोडक्शन बढ़ता है तो किसान ज्यादा परेशान होता है कि अब दाम पहले से और कम होगा और शायद फसल फेंकनी पड़े। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो जो इंश्योरेंस जो है उसको जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, 30 से 40% की बात कही गई, या जो क्रेडिट का प्रोविजन है उसको जो है 9 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने की बात कही गई, तो ये चीजें ऐसी हैं जिसका फायदा लार्जली जो बेटर ऑफ लोग हैं या जो घोस्ट एक्टर्स हैं वो उठाते हैं। मसलन अभी हक साहब आपके साथ वहां बैठे हुए ही हैं, तो उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है कि क्रेडिट का फायदा सबसे ज्यादा किसानी के नाम पे दिल्ली और चंडीगढ़ के लोगों ने लिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर इस सब तरह की चीजें जब होती हैं तो आपको उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी देखनी होगी कि फायदा किसको हो रहा है। उसकी जगह अगर आप एमएसपी की बात करते हैं तो कम से कम उसका दायरा काफी व्यापक हो जाता है। एक तुलनात्मक तौर पे मैं कह रहा हूं, एमएसपी अभी भी जो है जो पूर्व के राज्य हैं या दक्षिण के भी कई राज्य हैं वहां तक उसकी वो पहुंच नहीं है जो नॉर्थ वेस्ट में है। लेकिन बाकी जो क्रेडिट और इस तरह का जो प्रोविजन जो हम चर्चा में ला रहे हैं उसकी तुलना में थोड़ा उसका दायरा व्यापक हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये एक प्रॉमिस जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, जो नेशनल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मिंग जो था, तो उसमें कहा गया था कि 50% जो है कॉस्ट के ऊपर मिलना चाहिए एमएसपी जी। वो सब तो कहीं हो नहीं रहा है। तो एक तरीके से अब जब डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा एक अंदाज मिला सरकार को कि नहीं परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा राइस और व्हीट पे जो आपको याद होगा कि तकरीबन महीना भर पहले जो है बढ़ाया गया था, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी। उसका कॉस्ट से कहीं संदर्भ ही नहीं था, कोई लगाव ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि सरकार कृषि या कृषकों के प्रति एक अपनी जवाबदेही निभाने का प्रयास कर रही है, ये कहना एक अतिशयोक्ति होगी मेरी। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आप कह रहे हैं कि हकीकत में फिर आंकड़ों से अलग देखें तो नजर नहीं आ रहा है। मैं अगले सेक्टर की बात करूंगा, रूरल सेक्टर की, रूरल इंडिया की बात। यतीश, रूरल इंडिया को लेकर मैं ग्राफिक्स अगर हम चला पाए और समझे कि किस तरीके की स्कीम्स जो तमाम चल रही हैं, उसमें जो बढ़ोतरी की गई है पिछले साल की तुलना में, और जो रिवाइज एस्टीमेट था और 2017-18 का जो एस्टीमेट है उसके लिहाज से यतीश क्या दिख रहा है कि रूरल इंडिया में वाकई क्या है? आप देख सकते हैं कि ये क्रॉप इंश्योरेंस एंड सब्सिडी है, रूरल लाइवलीहुड पर जो 3,000 था वो 4,500 करोड़, यानी कि जो शिफ्ट देख रहे हैं
वो किस तरीके से नजर आ रहा है और हकीकत से सच्चाई जो है वो कितनी दूर या उसके करीब दिखती है नाकोबा? देखिए, दो तीन चीजें हैं आप जो दिखा रहे हैं इसमें। एक तो जो इंश्योरेंस की इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वगैरह जो है, इस पर उन्होंने कहा है कि वो अमाउंट ऑफ क्रॉप, मतलब जितना एरिया है उसको 30% से 50% करेंगे और उसके लिए उन्होंने आवंटन किया। बट जो आवंटन की जो राशि उन्होंने अनाउंस की थी वित्त मंत्री ने, वो बहुत थोड़ी लग रही थी मुझे। अब एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो अमाउंट बड़ा थोड़ा था, तो लेकिन परसेंटेज ज्यादा। अब क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस पे ही डिपेंड करता है कि अगर फसल फेल हो गई तो किसान के पास और कुछ नहीं रह जाता। It is उसी तरह से आप इसमें आवंटन की बात हुई है मनरेगा में। मनरेगा में उन्होंने कहा कि हमने 38,500 करोड़ रुपए आवंटन किया था और हमने 43,000 करोड़ इस्तेमाल किया है। अब ये जाके देखना पड़ेगा कि क्या 43,000 करोड़ सही में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कई प्रदेश कह रहे थे कि उनको पिछले कई सालों का पैसा मिला नहीं है अभी तक। और उन्होंने उधारी है वो दी गई हो और वो आंकड़े में जुड़ गया हो। हाँ, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि अब हमने इसको 38,500 करोड़ से बढ़ा के 48,000 करोड़ कर दिया। मतलब 43,000 रिवाइज है और 48,000 करोड़ उसका न्यू है। तो 10,000 करोड़ की वैसे तो बढ़त उसमें कहने को है, लेकिन अब फिर वो प्रश्न आ जाता है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से कि नहीं। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है, जो जिसका उन्होंने थोड़ा सा किया जिक्र, उन्होंने कहा कि 143 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से ये सड़कें बन रही हैं वहां पे। जबकि जो नेशनल हाईवे का जो एस्टिमेट था, जो गडकरी साहब काफी दिनों से कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग 20 किलोमीटर पर डे के उसमें पाए। तो मुझे ये कुछ आंकड़ों में कुछ कहीं कुछ विरोधाभास दिख रहा है, धोखाबाज दिख रहा है, या मतलब या फिर समझ नहीं आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए 17-18 में वो ग्राम सड़क योजना पे खर्च करेंगे। अब ये पिछले साल से बढ़ा है घटा है ये उन्होंने नहीं कहा था। Even if we talk about the DDO Gram Jyoti Yojana, Mr. Hark, if I can come to you now, the revised estimate has been reduced by 625 crore rupees. So, what possible reasons really can be attributed? Though the amount this year that is about 10,635 crore rupees, that's a good amount. But the point is, how is it proposed to be, spent? No, the finance minister says that if we, allocate higher amount and then don't utilize it, I think this looks, what kind of situation as it happened in the case of several schemes. Yeah. So this year he says we put this much amount, but in practice maybe if it is needed, we'll put more. But development of rural infrastructure and development infrastructure as such in general, I think is the topmost priority of this government. I think I don't dispute that because I am closely seeing some of those things because I am also chairing one committee on infrastructure projects for the environment ministry. So I see the projects that come and then the kind of things. So I think that is happening, truly speaking. It will impact not this year, maybe after 3-4 No, but years. when the government says that 100% of the villages electrification will Yes, be yes, achieved by 2018, first of It is May possible. 2018. It is possible because already there has been substantial improvement in the last 2-3 years. So I think that is possible. But apart from that, I think the other sectors like Manrega, you said about 48,000 crores. 48,000 crore is what they have. So it is much higher than whatever was budgeted last year, but as compared to what was the revised estimates, 500 crore. but then if they utilize, the focus is on creation of assets and proper utilization of this amount. And assets in the sense now this year they say about 5 lakh ponds will be created, which will work as drought proofing or even for some irrigation facility or some water facility there. Yes. So I think this is a great thing if they can really achieve, because this means some kind of improvement in the efficiency of resource use. But as far as you just mentioned about Manrega, they're saying the participation of women has increased to 55% as compared to 48% last year. But as far as after the demonetization, we have had a number of job losses that the rural folk had, and many shifted
if they went back to rural areas. Under these circumstances, how do you compare an increase of, participation of women to 55%, but no such increase of men folk has been, reported? So how do you No, explain that? That figure is not there, but certainly I agree with you that there is need for much more increase on Manrega and its effective utilization in different states. Particularly in the problem is that in states like Odisha, Bihar, Jharkhand, where poverty is concentrated, I think somehow the average mandate created through Manrega also is very low. This is unfortunate. In fact, my suggestion always has been that you concentrate more in those areas and not really, thinly distribute your resources to Punjab, Haryana, Rajasthan, everywhere where probably there is no such need there. So I think there is, I don't know how you do it unless the finance commissioner or somebody. Importantly, even this midday meal scheme, we find that though of course government says that it's trying to promote higher enrollment in schools, etc., there has been a decrease with respect to the midday meal scheme expenditure which has been assigned compared to the revised estimates. बिल्कुल। और रूरल इंडिया में हेल्थ की अगर बात करें तो वहां पर भी जो पिछली बार रिवाइज एस्टिमेट था 39,879 करोड़ का 48,878 करोड़ है। और हमारे साथ वरुण खन्ना साहब हैं जो कि को चेयरमैन है हेल्थ कमेटी फिक्की से। वरुण साहब, आपने काफी इंतजार किया, माफी चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से रूरल इंडिया फिर पूरे देश की बात करूं, हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार के बजट में फंड जो लोकेशन है वो पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इससे हमारी बड़ी दिक्कत हेल्थ सेक्टर, हमें पता है कि देश में कैसे हालात हैं, उसे हम बदलने की शुरुआत कर पाएंगे? तो मैं शुरू करना चाहूंगा जी ये बोलकर कि आज एक अच्छी पंक्ति यूज की फाइनेंस मिनिस्टर ने, A right cause never fails, which was previously used by महात्मा गांधी। तो मैं कहूंगा 23% इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर में अपने आप में एक राइट कॉज ही है, और इस बजट में कई और राइट कॉजेज भी दिखे मुझे हेल्थ केयर को लेकर। दो तीन चीजों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बोलूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आज जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, और इसको एक साल में ठीक करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूं कि हमारी जो बेड रेशियो है टू द पॉपुलेशन वो है अबाउट 1 बेड टू 1000 पीपल, यानी कि एक बेड है हमारे पास 1000 लोगों के लिए। जो विश्व की एवरेज है वो है लगभग 4.5 से 5 बेड पर 1000, और जो बेस्ट कंट्रीज होंगे शायद 12 से 13 बेड पर होंगे टू 1000। तो हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मानते हुए कि बजट के अंदर कुछ ही पैसे होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। आई थिंक 23% अपसाइड इज अ बिग अपसाइड। नाउ द अदर थिंग दैट आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर वाज कि वित्त मंत्री ने 4-5 डिजीज वर्टिकल्स की बात की। और उन्होंने कहा कि हम इसको इरेडिकेट करेंगे, स्पेशली टीबी की बात की कि 2025 तक टीबी, जहां पर हमारा बर्डन जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा बर्डन है। 8%, 10% हमारी पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड, बट टीबी बर्डन शायद 20 से 21% होगा। तो उसको इरेडिकेट करना हमारे लिए अनिवार्य है, और मुझे लगता है ये बोलकर उन्होंने एक जो डायरेक्शन दिखाई है वो तो काबिल तारीफ है। आई थिंक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। हेल्थ केयर में एक और समस्या है जिससे हम लोग जी। No, I was just saying that you just mentioned about tuberculosis, the plan to eliminate the disease by 2025. But the fact of the matter is that drug-resistant tuberculosis is actually on the rise in the country, and not much really has been done in that particular area. I agree with you. The multi-drug resistance TB is a big concern for the country, and we haven't done much about it, much to impact what's happening in the country. But I'd much rather say that it's a good beginning, is the way I'm seeing it. The mere fact that we have looked at this disease as a problem and we intend to move in that direction is a welcome step. And government also spoke about additional 5,000 postgraduate seats to improve the availability of doctors. Do you think that number of seats is good enough for the entire country? Well, no. The numbers were not good enough. But again,
I think the government was very consistent with what they've been saying in the past about skill building. So if you look at healthcare industry, it essentially is a mix of three pieces, and all are interdependent. One is talent, the other is technology, and the third is infrastructure. So we've heard the government talk about the infrastructure piece over the last three budgets. They've spoken about, bringing up multiple aims. A couple of years back, 5 aims were introduced, 500 crores of allocation was made. We've again heard today that 2 more aims will be coming in. I think one of them in Bihar and the other one in Gujarat. Jharkhand and So Gujarat. that's on the infrastructure side. On the talent side, Jharkhand and Gujarat. On the talent side, we have a huge shortfall, and this talent is of the clinical talent and also the paraclinical talent. So clinical talent was today alluded to in 2 pieces. One was about the 5,000 doctors additional to be brought on board. And the other thing that the finance minister alluded to was the DNB courses. He said, one, they'll be focused on DNB, which is essentially to develop the clinical talent, and also bringing in participation from private healthcare to bring in seats of DNB in those hospitals, in the leading hospitals of the country. So that was another piece that he alluded to, which was again favorable. Having said that, I think nowhere am I saying that this is good enough. We currently have a shortfall of 6.1 million healthcare workers in the country. अगर हम आज ही का इंफ्रास्ट्रक्चर मान लें तो 61 लाख लोग अभी कम हैं इस इंडस्ट्री में जितने होने चाहिए. So these numbers, the need for the country is significantly large. I would only say that the government seems to have picked up some of that and is directionally moving forward. प्रवीण जी, आपने वरुण को सुना हेल्थ सेक्टर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काफी साफ तस्वीर उन्होंने रखी है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आप किसी भी बड़े शहर से अगर 25 से 30 किलोमीटर दूर निकल जाइए, उसके बाद ना तो हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है और ना ही वो वर्कर और वो डॉक्टर्स नजर आते हैं. इस दिशा में ये जो बजट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में अगर मैं पिछले 7 साल में देख रहा था, ग्रो जरूर कर रहा है एलोकेशन, लेकिन सरकार की ओर से एम्स खोलने के अलावा दूसरे प्रयास अभी तक मुझे नजर नहीं आते. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए ज्यादा कहीं जिम्मेदार दिखती है. देखिए, अब जो सोशल सर्विसेज जो हैं वो तो बाय एंड लार्ज कंकरेंट लिस्ट पे हैं सारी की सारी, तो उस वजह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ही वहां पे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है. लेकिन जो रिसोर्सेज का एक सवाल जब उठता है और केंद्र के पास क्या है, केंद्र क्या कर सकती है, उस दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें और पिछले कई वर्षों से देखें, जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी का एक माहौल रहा है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, मसलन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को अगर आप देखें तो आवंटन कहां से कहां पहुंचा, 22,598 करोड़ से 19,462 करोड़ से बढ़ के वो 21,189 करोड़ हुआ है. तो अगर यहां आप देखें तो रियल टर्म्स में जो आप कहेंगे तकरीबन वो फ्लैट के बराबर है, जबकि एग्रीगेट में जैसा वरुण जी ने बताया कि इजाफा हुआ है, वो 20% से ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि रियल टर्म्स में कितना है. बट अगर हम रूरल एरिया की बात देखें तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट एक पिक्चर है, वहां पे थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा. और जैसा आपने बताया कि अगर जरूरत कहीं पे सबसे ज्यादा है तो वो वहां है. तो अगर इन चीजों को चर्चा में आप लाके देखें तो शायद पिक्चर जो है थोड़ी अलग सी दिखाई देगी. हाँ. और उसके अलावा जैसे मसलन इसके पहले वो चर्चा में हम कह रहे थे कुछ खास गंभीर बीमारियों को इंडिकेट किया गया. अब मसलन अगर आप कुष्ठ रोग को लेके देखें तो जो दुनिया का टोटल जो इंसिडेंस है कुष्ठ रोग का, उसका 60% हिंदुस्तान में, इंडिया में. इसी तरीके से अगर बाकी और का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो काफी गंभीर समस्याएं हैं. और फिर बात यही उठती है कि जिस किस्म का आवंटन हो रहा है उसमें अगर हम कहें कि 3 साल में हम कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, कितना रियलिस्टिक है ये? मेरी समझ से जो है इसमें यतीश कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं साहब से यही समझूंगा यतीश आपसे कि असल में क्या इस सेक्टर को लेकर जो कहते हैं एल्बो रूम वो सरकार के पास नहीं था, या फिर कुछ ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है जिसे शायद हम हर साल बजट में टालते दिख रहे हैं? देखिए, ये हेल्थ केयर बहुत क्रूशियल एरिया है और जैसे पॉइंट आउट किया ये कंकरेंट लिस्ट में आता है,
लेकिन इस सरकार ने वादा किया था जब ये अपने मैनिफेस्टो में कि ये नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी लाएगी और हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर है जो अभी करंटली गवर्नमेंट का 1.2% है जीडीपी का, उसको बढ़ा के 2.5% करेगी जीडीपी का। इस साल के बजट में अगर आप देखें तो करीब 23% ग्रोथ है एलोकेशन में मिनिस्ट्री के लिए, यानी कि करीब 39,688 करोड़ लास्ट ईयर खर्च हुआ और इस साल में बढ़ा के उसको 48,858 करोड़ करीब किया है। 23% की ग्रोथ है, बट इससे कोई ओवरऑल सेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज में काफी ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो हम लोग फिर भी गिरे हुए हैं। अब दिक्कत कहां आती है इसमें? दिक्कत आती है कि स्टेट लेवल पे जहां पे आपका सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी है जो उनके कंट्रोल में है, किसी भी आप स्टेट का बजट खोलेंगे तो वहां पे हेल्थ केयर बजट ही नहीं मिलेगा आपको। बजट मिलेगा तो वो स्कैम्स में खत्म हो जाएगा। इस एरिया में सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं, आपने देखा है यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इसमें काफी स्कैम्स हुए हैं। तो हेल्थ केयर को एज ए मिशन मोड लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि आपने एक टारगेट रखा कि मैं 5 साल में किसानों की आय दुगनी करूंगा, वैसे आपको हेल्थ केयर में एक टारगेट रखना पड़ेगा कि हम 5 साल में, 3 साल में हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर यहां से यहां बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे दिक्कत किसकी आ रही है? दिक्कत आ रही है कि कमिटमेंट की। कमिटमेंट सरकार नहीं देना चाहती कि हम बजट में इसको एलोकेशन बढ़ाएंगे इस लेवल तक कि 1.2% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 2.5% जीडीपी का हो। जी कृष्णा, वाकई क्या No, to add to what he was trying to say, apart from what the allocation part is, another important part is also with respect to the delivery of it. Even when we start extra postgraduate courses, retention of this talent within the country has become an increasing issue. Because there are different data with respect to the National Health Service in Britain. A large proportion of the doctors who are working in National Health Service in Britain are doctors who are originally trained in India. So at the same time we are having extremely low doctor per population within our country. We are continuing to cater to the demand for medical staff internationally. We are actually trying to provide professional medical staff as well as medical staff in the rest of the world. And also to be on the other side, because we find that there is an argument being put forward that the infrastructure of the health sector should improve. Possibly the accessibility of healthcare should improve much more, because in the NSSO report, one of the most important reasons which is being attributed for increasing rural indebtedness is also the expenditure which is being incurred out of pocket for health care as well as illness. And this becomes even more important in times like the present times, because not only in our country but around the world we have seen number of diseases breaking out in Delhi and nearby areas, and even all over the country we had chikungunya and other epidemics really spreading out. Under these circumstances it becomes even more important to have accessibility for the health services, as well as a regulation in private sector. That is also very, very important. Because the private sector, the proliferation of private sector has also resulted in some sort of an exclusion of the people who are belonging to the weaker sections, even when these hospitals are working in lands which are assigned originally by the government. So it is a task which has to be addressed on multiple levels. So particularly when discussions with respect to health policy occurs. Yeah, sir. Yeah, on this I think I have only to say 2 things. One is that government's view on this is that as and when our resource position improves, I think we'll significantly improve, our allocation for health services. So I think that is one indication. This year there has been an improvement, and in the years to come, if tax collection improves, I think there will be a focus. Already the government, Prime Minister, Finance Minister, and Health Minister, everybody says this for all occasions actually. Secondly, if you are talking about this protectionist policy in America or Britain, now Brexit has come. Yes. So that way you will find most of the doctors which were trying to go out, now they will be in. So maybe your system... That shouldn't really depend on what other countries' policies are. That is true, but that will force them to be here, and that will probably improve our availability of doctors, good quality doctors. But shouldn't we actually depend on our country and our policies to make sure that we retain them? That is true, but that is likely what I am saying. और एक और जो एजुकेशन सेक्टर में खासकर यूथ जिसके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि
एलोकेशन के साथ साथ मैं कहूँ स्ट्रक्चरल चेंज की बात की गई है। एजुकेशन यानी कि एग्जाम लेने के अलग बॉडी की बात हो रही है, साथ ही यूजीसी जैसे संस्थानों को एक अलग रोल देने की बात हो रही है। क्या नीति आयोग क्योंकि काफी ज्यादा सलाह के साथ सरकार के साथ जुड़ा रहता है, तो अक्सर आप समझा पाएंगे आगे की योजना क्या है, मकसद क्या है? आगे की योजना पहला तो है, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के भी हर भाषण में, कि जो यंग लोग हैं, यूथ जो है, खास करके बहुत रूरल और अर्बन यूथ, उनको कैसे क्वालिटी एजुकेशन देके कैसे उनको स्किल किया जाए और उनको एम्प्लॉयबल बोथ इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और अदरवाइज जॉब मार्केट में कैसे उनको लाया जाए, एफिशिएंट एंगेज किया जाए, ये फोकस है। और इसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इसीलिए आप जो कहते हैं ना कि एम्स की बात हो रही है, आईआईटीज की बात हो रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही है। एक्चुअली अगर कॉम्पिटिटिव वे में देखें, लोकल, डोमेस्टिक और ग्लोबल, तो दीज आर द पीपल हु प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। तो उसको कैसे इमीडिएटली लोकल लेवल पे भी यूटिलाइज किया जाए और इंटरनेशनली भी, आई मीन देयर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड वी कैन अर्न इनकम फ्रॉम देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और फोकस आपने देखा होगा कि इवन इन रिमोट एरियाज स्किल इंडिया या वो स्टार्टअप वगैरह को कैसे डेवलप करके यूथ को, खास करके आज के दिन में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मैं खास करके कहूंगा कि फार्म यूथ के लिए आज के दिन में कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है और नॉन फार्म सेक्टर में उनको एम्प्लॉयबल नहीं है। तो उनको कैसे स्किल दिया जाए, एग्रो प्रोसेसिंग या हाईटेक एग्रीकल्चर में उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए और उसके लिए कैपिटल सपोर्ट भी दिया जाए, तो उसकी कोशिश आज के दिन में है। तो मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन है क्वालिटी की तरफ और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, और यूथ को कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए बोथ इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और जॉब मार्केट में। बट स्कूल्स में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है पिछले 5-6 ईयर्स से बहुत बड़ा है। तो उसके बाद कॉलेज में जो न्यू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स इन कॉलेजेस इंक्रीज सब्सटेंशियली। एट दैट टाइम व्हेन गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग इवन थ्रू द बजट certain steps like let us go ahead with autonomous colleges, let us have more resources being mobilized through fee collection, etc. This would actually result in a process of exclusion, because there are a set of people who are entering into the higher education sector first time ever. So when their opportunity of entering into the colleges and universities is coming, at that particular time, if we now focus on resource mobilization from within the system in the name of expanding the system, if you're going to have enhancement of fee collection, etc., this would also dissuade people from being beneficiaries of such a system. ये बहुत अहम बात आपने कही है प्रवीण झा साहब। एजुकेशन को लेकर और यूथ को लेकर जो कृष्णा कह रहे हैं, बहुत अहम है कि सरकार कह रही है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनको इंडिपेंडेंट किया जाएगा, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके बाद उनकी रैंकिंग के हिसाब से किया जाएगा। असल में इससे जो बदलाव होगा वो ज्यादा फायदेमंद होगा या फिर इससे जो खाई है वो कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आएगी? वो है एलोकेशन का जो जिसको इन्होंने अपने बजट में मैंने कहा नेशनल एजुकेशन मिशन के नाम पे जो जितने सारे सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएस से सबको जोड़ के जो टोटल खर्च जो है वो 28,251 करोड़ से बढ़ के 29,556 करोड़ जो है आवंटन बताया गया है इस वर्ष। रियल टर्म्स में इसका क्या मतलब है कि रियल टर्म्स में हम एक्चुअली एक अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं तो स्टैग्नेंट है या मार्जिनल डिक्लाइन है। तो एजुकेशन के प्रति जो है एक गंभीर उदासीनता आवंटन या एलोकेशन के दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट है। उसके अलावा जो कई सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और कृष्णा ने पहले ही इसके बारे में बताया आपको कि जैसे मिड डे मील स्कीम है वो 9,700 करोड़ था खर्च और आवंटन भी पिछले बजट में और इस बार जो है 10,000 करोड़ है। तो निश्चित तौर पे जो इन बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं उसके प्रति एक उदासीनता, पहली बात तो मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहता था। दूसरा, जहां तक खाई की बात है, निश्चित तौर पे वो खाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, अगर एक पूरा कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का माहौल जो है उसको अगर हम देश में एक्सेलरेट करते हैं, जो होता रहा है और इसके लिए सिर्फ ये बजट जिम्मेदार नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो एक जो समस्या है वो और गहरी होगी। हम जानते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले अलग अलग राज्यों में जो है फीस को लेके कई चेंजेस आने शुरू हो गए थे
और ये नवउदारीकरण के दौर में ये सब हुआ, तो उसी तर्ज पे हम चले जा रहे हैं। उसके अलावा इस बजट में जो है गंभीरता से इस पे कोई चर्चा तो नहीं हुई, बस ये कहा गया कि साहब जो हायर सेकेंडरी मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें हम एक तो ऑटोनॉमी देने की बात कर रहे हैं, चलिए दूसरा हम ये जी, कह रहे मैं हैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि रेल बजट को मर्ज किया गया आज के बजट में और अब सुरेश प्रभु इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन लेते हैं कि उनकी जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई हैं। We are planning to increase it, and that is significant improvement. To take it to, and I think I will request member traffic to give more ideas about it. Also, our capital expenditure I just mentioned, and then some of the very important issues related to safety have been addressed. Some of the issues related to station development, for example, which is an ongoing program which we already announced and will invite you in the next 2 days. We are actually going to put out another 23 more stations, and we'll request you to come with just next week. We'll actually trying to put out 23 stations. So this is in addition to already what we are doing. So this will be another very significant build out process which will begin next week, which again is mentioned by the finance minister in his budget speech. We already got a focus on cleanliness, which he also mentioned, and energy, which is one of our major thrust area. In fact, some of you are present here. We already launched a mission 41K. That is, our member the tax is here. He will explain to you that 41,000 crores of savings in energy bill in the next 10 years' time. And this is something in line with what we already saved. We already saved about more than 4,000 crores in the last 1.5 years. So the idea is to actually save more by doing multiple things, which includes, which finance minister mentioned this time, is 1,000 megawatt of solar energy. So this is again part of the same theme, and 1,000 megawatts plus we are going to put solar panels, the rooftops on the station, again making the solar energy as well as waste to energy, which are again part of the last budget speech which we are working on. We are aware about the cleanliness mission of the railways, and therefore Clean My Coach, which is one of the very important service, Coach Mitra, which we are already working on it, we will be launching it anytime now, and that again is something which has been mentioned in the budget speech. Fire toilets, which we already said that we will do 2009, by 2019 we will complete it. The finance minister has mentioned about it. तो इस वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि असल में जो बजट में लोकेशन हुआ है उसके बाद रेलवे की तस्वीर पहले से कितनी और अच्छी। लेकिन हम बात कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर की। यतीश, एजुकेशन सेक्टर में जो तमाम बातें हो रही हैं और खासकर यूथ को लेकर, जॉब को लेकर किस तरीके की तस्वीर दिख रही है? स्किल जो डेवलपमेंट सेंटर्स उनको बढ़ाने की बात थी, कुछ और इलाके उससे जुड़े जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि देश की हायर एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गई है। ये कोई मानने को तैयार नहीं है और ये सरकार इस पे काम करने को तैयार नहीं है। किसी भी आप कॉलेज में चले जाइए, यहाँ से आप रुड़की चले जाइए तो आपको कम से कम 300 कॉलेज मिल जाएंगे। उन 300 कॉलेज में हर कॉलेज में आपको 1000 से 15,000 बच्चे मिलेंगे जो BA से BE इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वहां पे वो कोई भी बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 10 इंजीनियरों में 1 इंजीनियर एम्प्लॉयबल है। सोचिए आप, यानी कि 9 इंजीनियर जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। बाकी कोर्सेज तो छोड़ ही दीजिए। तो तबकि ये सरकार एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब पे काम कर रही है। हर सरकार की एक बड़ी आकांक्षा होती है कि जॉब्स क्रिएट हो। इस सरकार की भी आकांक्षा है, इसीलिए इसने ये स्किल इंडिया वगैरह लॉन्च किया। अब उसका आवंटन देखिए, 2000 करोड़ था, उसको 1000 करोड़ से एलोकेशन बढ़ाया है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल्स और लाइवलीहुड का बजट देख लें तो वो 14,870 करोड़ था, उसको 17,000 करोड़ किया, यानी कि 3,000 का इजाफा। क्या 2,500-3,000 करोड़ से इजाफे से आप एक कोलैप्सिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रिवाइव कर सकते हैं? पहली चीज तो इनको ये स्किल्स और एजुकेशन मिनिस्ट्री को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि स्किल्स किस लिए दे रहे हैं आप? एम्प्लॉयबिलिटी के दे रहे हैं। एजुकेशन किस लिए दे रहे हैं आप? एम्प्लॉयबिलिटी के लिए दे रहे हैं। तब ये दोनों चीजें काम ही नहीं कर रही तो आप ये इस पे अलग अलग खर्चा क्यों दिखा रहे हैं? स्किल्स वाले कहते हैं कि हमें डिग्री चाहिए, एजुकेशन वाले कहते हैं कि हमें स्किल्स चाहिए, और दोनों अलग अलग धारा में जा रहे हैं। तो मतलब कहीं पे संयोजित तरीके से इस चीज को, इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने की जरूरत है हमारे देश में, और वो हो नहीं रहा है किसी। मैं एक रिएक्शन वरुण आपसे चाहूंगा स्किल इंडिया और एजुकेशन को लेकर जो बात यतीश ने कही है। तो मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें हैं जी।
एजुकेशन और स्किल। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि कई सेक्टर्स हैं जहां पे हमें स्किल को बढ़ावा देना चाहिए और एजुकेशन के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको एक हेल्थ केयर का छोटा एग्जांपल देता हूं। आप जब किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो जो हेल्थ केयर वर्कर वहां पे आपका ब्लड ड्रॉ करता है उसको फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं। अब आपने ये कोर्स कहीं सुना नहीं होगा ऐसे कि यहाँ पे डिग्री है फ्लेबोटमी की। सो इट इज अ स्किल दैट पीपल एक्वायर। लेकिन अगर हम किसी को ये स्किल सही तरीके से एक्वायर कराएं तो वो बहुत एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। इनफैक्ट कई प्राइवेट लैब्स ने कुछ सेंटर्स बनाए हैं जहां पर ये स्किल लोगों को दिया जा रहा है। फ्रॉम एन एजुकेशन स्टैंड पॉइंट जो अभी पहली चीज बोली गई कि हमारे यहाँ पर डिग्री बहुत लोग ले रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते, तो उसका शायद रीजन ये है कि वो सही स्किल नहीं पिकअप कर पा रहे या करिकुलम ठीक से नहीं उठा रहे या नीड बेस्ड करिकुलम नहीं उठा रहे। बट हेल्थ केयर के अंदर जहां पे मैं स्पेसिफिक रहना चाहूंगा, इस समय जो स्किल गैप है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ये सोचते रहें कि हमें एजुकेशन के थ्रू वो स्किल गैप पूरा करना है तो बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि हमारी नीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम लोग गैप सिर्फ बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था 61 लाख वर्कर, अगर हम आज की तारीख में देखें तो 61 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। नहीं, वरुण ठीक कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर स्किल की जरूरत है, लेकिन जो बात यतीश ने कही वो भी अहम है कि जो हायर एजुकेशन है जहां पर डिग्री के लिए मैं कहूं कि सब कुछ हो रहा है और उसके बाद 10 में से 9 लोग अगर किसी भी एक जॉब के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम पे। वाकई कृष्णा, क्या जो स्थिति है इसको बदलने की रवायत नजर नहीं आ रही है? बजट हो या फिर दूसरे तमाम जो बदलाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम एक आमूल चूल एक बहुत ही मेजर चेंज हो रहा है सिस्टम के अंदर। No, but in the name of expansion of higher education system, when methods are being deployed towards enhanced user charges within the system, you are also excluding a group of people. So might be the expansion of the system is happening, but at the same time the deserving people, to accommodate them within the system has become impossible. So this is in fact the most important problem, the accessibility problem. Now the students have reached a higher educational, they are now eligible to now enter into the higher education system, but they find that the fees which they have to pay for it becomes higher, or they don't have an access to it in that way. So the government will have to seriously address this, and they have to address it in such a manner that the old inclusive nature of our public universities is not contested. And another problem with respect to this skill enhancement is that sometimes the learning skills, the skill in the name of skilling courses, the learning skills should in itself not be throttled. Because sometimes we find that even in the schools, there is this mechanism of large scale skill training which is being done. But on the other hand, the learning done at the arithmetic level or learning with respect to the issues of writing, in that itself certain studies like the ASER, annual survey on education report, etc. say that we have extremely low learning levels. Even when the child is going through the school, the learning levels are basically not improving as much. So it's also a question of enhancing the efficiency of the delivery, but in the name of enhancing efficiency of delivery, it should not be that, we say that the system is not working and therefore let us privatize it. Because that seems to be sometimes the strategy of governments when it comes to the education sector now. प्रवीण जी, एक सेक्टर है जहां पर जो रिवाइज एस्टिमेट था वो 6000 करोड़ का था, क्योंकि वक्त खत्म होने से पहले भारत नेट जिसकी बात की गई है 6000 करोड़ से 10,000 करोड़, यानी कि रूरल इंडिया में कम से कम दिखता है कि अब जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, क्योंकि ई सिस्टम को हम यानी कि सरकार बड़े पैमाने पर देश के हर हिस्से तक पहुंचाने की अब तैयारी में है। हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि एक जो इनकी सोच रही है कि कैसे इकोनॉमी को एक डिजिटाइज करने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार जो है काफी कमिटेड दिखाई देती है। तो उस दिशा में जो है एक ये आवश्यक, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एडिक्वेट आवंटन है। ये आवश्यक आवंटन जरूर है, क्योंकि जो जरूरत है वही, अब दुर्भाग्य से हर सेक्टर के साथ कहानी वही है कि जो रिक्वायरमेंट है वो आवंटन की तुलना में बहुत ज्यादा है,
और पहले कहा गया कि रिसोर्सेज जब होंगे तब और कर दिया जाएगा, लेकिन ये कहानी तुम 1947 से सुन रहे हैं। यतीश जो है वो कह रहे थे कि इस सरकार ने कहा था कि 2.5% जो जीडीपी का होगा वो स्वास्थ्य के लिए एलोकेशन, उसका कमिटमेंट इनका था। भूरे साहब की कमेटी ने 2 से 3% जो है 1940s में कहा था कि उतना होना चाहिए हेल्थ सेक्टर के लिए। कोठारी साहब ने जो है वो 1966 में कहा था कि 86 तक हमें 6% पहुंच जाना चाहिए। वो जो है अभी वो 4% के आसपास, वहां उससे नीचे ही चल रहा है। तो गैप्स जो है हर सेक्टर में बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए जो मूल बात है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड एट ऑल। इस बार भी हम देखें कि रिसोर्सेज आएंगे कहां से। कहने को तो कह दिया गया कि साहब हम जो है कहीं न कहीं से इंतजाम कर लेंगे, लेकिन जो मेरी शंका है वो इसको लेके भी कि जो हमारा जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो भी कितना रियलिस्टिक है, उसमें हमने इन्फ्लेशन कितना फैक्टर इन किया है। एक चर्चा में ये बात कही गई कि शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और यील्ड कहीं बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आपको कह रहा है कि कई सेक्टर्स में, प्याज को ले लीजिए, आलू को ले लीजिए, दूध को ले लीजिए, उसमें यह शंका जताई जा रही है कि एक्चुअली देयर माइट बी सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल्स in the coming year. If that happens, then the inflation is going to be much higher. Now, if you factor in all these things, then in fact the projected resource mobilization may well be an overestimate. Yatish, And yes. if that is the case, then how do we address the question of even what is being projected as allocations for this year, right? And there was this windfall which had happened precisely because of certain specific measures, voluntary disclosure scheme, different kinds of cesses, etc., right? Now, if these windfalls were specifically for this year, and unless we are imagining that we might have certain other windfalls in the coming year, you know, there might be very significant shortfalls in the level of resources which the government expects through direct and indirect taxes. Now, then what happens? We start selling more and more of our assets. We start selling more and more of our public sector companies and so on through, you know, disinvestment and so on and so forth, which in any case was also hinted today in the budget. Right? So I think one of the major questions with respect to all the sectors that we are talking about is that of whether there is a serious attempt to even think in terms of appropriate unit costs, whether it is health expenditure, whether it is education expenditure and so on. My major worry, and not only with respect to this budget, but for several years now, has been that the government has been extremely cavalier in terms of not doing correct homework or basic homework in terms of even assessing what are the unit cost requirements. Otherwise, you know, you might increase it by a few pennies here, a few pennies there. That doesn't make any sense. You know, you really need to get the basics right. Yatish, how would you react to this now, the allocation of 10,000 crore rupees for BharatNet by the finance minister? Do you think this will expedite the mission? The government says it will expedite the Digital India mission, but as you know, as we were discussing earlier, do you think that is practically possible, considering there are a lot of constraints as far as the Digital India mission is concerned at the moment? So there are two components of it. One is the BharatNet itself, which is basically to lay the underground fiber, which is going to serve as a basic infrastructure for any telecom company that wants to use it. And this is basically to connect the rural areas where the telecom companies are not investing. To give you a context of this investment, there was no allocation for it in the last budget, but there was an expenditure of 6,000 crore, which has been increased to 10,000 crores here. The question of adequacy or inadequacy is a separate issue, but you can compare this with the investment, say, of largest telecom company in the country, and how much does it take them to build a non-fiber optic network. So that was around 25,000 odd crores in a span of 2 years, and then another 25,000 crores. So they spent around 50,000 crores, and the government is spending 10,000 crores. So that gives you a little idea of what the government is spending. But the interesting issue which the earlier person was saying about the estimate that is being made now, and this is what on the direct tax particularly, there has been a buoyancy on the direct tax, and the estimates now which is being made is almost 4,12,477 odd crores,
which is almost a 24-26% increase from the revised estimate. So yes, there is an expectation in the time when the finance minister started his speech with the uncertainty that is there in the international environment, plus the economic survey indicates that there is a slight dip in the growth ahead. But I think the buoyancy argument can only be borne out by the fact that more taxpayers, the more people will come into the tax net thanks to this digitization effort that the government is making. चलिए तीज बिल्कुल और आपने कहा कि किस तरीके से इस बजट में जो ऐसे सेक्टर हैं जिनकी हमने बात की, समझने की कोशिश की कि असल में जो दिख रहा है वो कितना हकीकत के करीब या फिर उससे दूर नजर आ रहा है, और इससे तस्वीर बदलेगी कितनी और हमें कितना बदलने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा अहम चर्चा हमारे साथ बने रहने के लिए। Right, and we'll continue with our special coverage of Budget 2017-18. Up next, we have a special show coming in from Mumbai. Thanks for watching.